बीजेपी ने हमें से मजहबी जुनून का काम किया है, हमें से जातिवाद और धर्मवाद की लड़ाई उसने शुरू की है। इलेक्शन से तकदीर तय होता है इलाके का, देश का। क्या भारतीय जनता पार्टी ने 51% से ज्यादा वो हासिल कर लिया हो? आज मैक्सिमम लोग इनके मुखालिफत में हैं। मंजिल पर जिसकी नजर होती है, गाड़ियों के छूट जाने के बाद दूसरी गाड़ी की उनको तलाश होती है। बिहार में कोई एक पार्टी अपने दमखम पर इसको हटा नहीं सकती है। उसके लिए जरूरी है कि लाइक माइंडेड लोगों का एक गठबंधन बने। ये कानून चूंकि दस्तूर हिंद के खिलाफ है, इसलिए उसकी मुखालिफत तो हमागिर मुल्क के तौर पर हो रही है। मुसलमानों की बेटियों की हालत क्या है, उनकी आमदनी क्या है, इनके बच्चों की तालीम क्या है, इनकी बीमारी का इलाज क्या है, इनके बारे में कभी फिक्र हुई? मुल्क का ये काला कानून जो वक्फ एक्ट है, जो हिंदुस्तान के आइन के रूह के बिल्कुल मुनाफी है, इमारत शरिया के जरिए से ही बिहार का जो सबसे पहला वजीर आला बना था बैरिस्टर यूनुस साहब, वह इमारत शरिया की सरपरस्ती में बना था। दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां उछाली जा रही है। पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है वह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हम तो अकेले चलने के आदी भी हैं, लेकिन हम थर्ड पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आदाब, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। AIMIM के महागठबंधन में जा रही है? नहीं, देखिए, जा रही है का ये नहीं है, मसला नहीं है। मसला ये है कि MIM बिहार की इकाई ने इस बात पर गौर किया कि बिहार में बढ़ते हुए करप्शन और कम्युनिज्म को रोकने के लिए, और बिहार में जो नीतीश और भाजपा की जो सरकार चल रही है, जहां लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, और इस कॉमनल एजेंडे पर जो वक्फ का कानून है, इस बिल का समर्थन नीतीश कुमार ने किया है, तो ऐसी भ्रष्ट सरकार को हटाना ज़रूरी है। बिहार में सौहार्द के लिए, बिहार की नई नस्लों को बचाने के लिए, बिहार के विकास के लिए। लेकिन बिहार में कोई एक पार्टी अपने दमखम पर इसको हटा नहीं सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि लाइक माइंडेड लोगों का एक गठबंधन बने। और मैंने कहा है कि हरचंद के मुझे गठबंधन के लोगों ने तकलीफ पहुंचाई है, मेरे 4 लोगों को इन लोगों ने छीन लिया है हमसे। उसके बावजूद भी हमने अपनी उदारता दिखाई है कि बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के आमजनों की बेहतरी के लिए, बिहार के सौहार्द के लिए। इस तरह से उनकी पार्टी कर रही है, फिर भी आप महागठबंधन में जाना चाह रहे हैं? फिर मैं वही तो कह रहा हूं कि मैंने ये उदारता सिर्फ इसलिए दिखाई है कि मुझे मोहब्बत है बिहार से, बिहार के आम लोगों से, और बिहार में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए। यही वजह है कि हमने पहल करते हुए इनको गठबंधन करने का ऑफर दिया है। अब इनका मामला है, ये चाहेंगे, चूंकि नंबर 1 की कुर्सी उनको चाहिए। हम इख्तियार के भूखे नहीं हैं, बिहार की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार में फिरका परस्ती को रोकना चाहते हैं। इसी वजह से हमने प्रपोजल दिया है। अब गेंद उनके पाले में है, वो जो कुछ करना चाहे। अच्छा, आपने जो ऑफर दिया वो बात कहां तक पहुंची? मैंने पार्टी के जिम्मेदार MLA और MP के जरिए से यह पैगाम पहुंचाया है। पैगाम तो यकीनन है कि पहुंचा है। मीडिया के बार बार के आप जैसे लोगों के पूछने के नतीजे में भी बात मीडिया में आई है। यह खबर तो उन तक पहुंची है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक हमारे सामने में कोई खबर नहीं आई है। आया इसे वो रद्द करते हैं या कबूल करते हैं, कोई बात उनकी नहीं आई है। अच्छा, महागठबंधन AIM को कोई रिस्पांस क्यों नहीं दे रहा? अब ये उनका मामला है। हम तो मामला ये है कि रिस्पांस, हम उसके रिस्पांस के मोहताज भी नहीं है। हम आज बिहार के आप रिस्पांस मतलब उसके नहीं है, लेकिन फिर भी आप जाना चाह रहे हैं? नहीं, रिस्पांस के मतलब आप ये समझ लीजिए, मैं उसकी वजह से नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि इलेक्शन से तकदीर तय होता है इलाके का, देश का। बिहार में जो इस वक्त सांप्रदायिक सरकार है, जिससे बिहार के सौहार्द को नुकसान हो रहा है, बिहार के आमजनों का नुकसान हो रहा है, मैं इसके लिए अपना हाथ बढ़ाया है, न कि अपने निज स्वार्थ के लिए। मैं बिहार को सामने में रखकर मैंने हाथ बढ़ाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैं इंतजार कर रहा हूं। अभी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम लोगों ने तो संदेशा भेजा है, मोबाइल के जरिए से, टेलीफोनिक तौर पर इनसे गुजारिश की है। अभी हम लोग अपना लिखित तौर पर भी, चूंकि इनके कई लोगों ने लाइल्मी का इजहार किया है, तो पार्टी ने तय किया है कि लिखित तौर पर भी घटक के तीनों पार्टियों को, राजद को, कांग्रेस को और लेफ्ट के लोगों को एक लेटर दे दिया जाए। उस पर उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद अगला कदम होगा। अच्छा, क्या थर्ड मोर्चा बनाएंगे या किसी दिन और इंतजार करेंगे? मंजिल का मुसाफिर मंजिल पर जिसकी नजर होती है, गाड़ियों के छूट जाने के बाद दूसरी गाड़ी की उनको तलाश होती है। तो मैंने कहा है, अगर वो मान लेते तो अच्छी बात, वरना नहीं तो हम थर्ड ऑप्शन के लिए भी थर्ड फ्रंट हम बनाएंगे, क्योंकि थर्ड फ्रंट तो पिछले दिनों भी मैंने बनाया था। हम तो अकेले चलने के आदी भी हैं,
लेकिन हम थर्ड पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इमारत शरिया के मंच पे थे, तो इमारत शरिया भी गठबंधन में शामिल करवाने की कोशिश कर रही होगी? नहीं, इमारत शरिया का मामला जो मैं था इस वक्त, मुल्क का यह काला कानून जो हिंदू और मुसलमानों की तहजीब में दरार पैदा करने वाला कानून है, मुल्क का यह काला कानून जो वक्फ एक्ट है, जो हिंदुस्तान के आइन के रूह के बिल्कुल मुनाफी है, कानून की नजर में सबकी बराबरी का मसला, मजहबी आज़ादी का मसला, मजहबी इदारों को चलाने का मसला, जो हिंदुस्तान का आइन हमें हक देता है, और पार्लियामेंट में कितनी ही मेजोरिटी क्यों ना आ जाए, वो जो संविधान के आत्मा, संविधान की रूह, उसके डायरेक्टिव से अलग कानून नहीं बना सकता। ये कानून चूंकि दस्तूर हिंद के खिलाफ है, इसलिए उसकी मुखालिफत तो हमागिर मुल्की तौर पर हो रही है, और ये मंच चूंकि इस काले कानून के खिलाफ था, इसलिए बहुत सारे लोग, भिन्न भिन्न लोग, अलग अलग मत के लोग भी वहां मौजूद थे। अब मामला यह है कि इमारत शरिया की रोशन और ताबनाक तारीख रही है। आप देखेंगे कि सन 1935-36 में चूंकि अबुल मोहसिन सज्जाद अली रहमान ने बड़ी हिकमत के साथ इनकी इंडिपेंडेंट पार्टी की उसने सरपरस्ती की थी, और इमारत शरिया के जरिए से ही बिहार का जो सबसे पहला वजीर आला बना था बैरिस्टर यूनुस साहब, वह इमारत शरिया की सरपरस्ती में बना था। इमारत शरिया हमारा दीनी अदारा भी है, हमारा शरई अदारा है। हमारी एक गैर मुस्लिम रियासत में हम अपनी तहजीबी शनाख्त के साथ और अपनी मजहबी शनाख्त कैसे बाकी रहे, उसका एक नुमाइंदा इदारा रहा है। लेकिन साथ ही उसकी माजी की तारीख ये रही है कि मुल्क की सियासी हालात पर भी, मुल्क के हुकूमती निज़ाम पर भी उनकी अच्छी खासी नज़र रही है। ये तो उनकी सवाबदीद का मसला है कि वो किसके बारे में क्या सोचते हैं। चुनाव में इमारत शरिया को अपील करना होगा तो राजद के लिए करेंगे या एआईएम के लिए? ये उनका अमल है, उनका एक मुनसिफाना वक़ार है। वो यकीनन है कि अपने कौल और अपने फेल में इंसाफ को हमेशा सामने में रखेंगे। इमारत शरिया के सामने में बात ज़रूर होगी कि पिछले 5 सालों के दरमियान में बिहार में जो भी फ़िरका वाराना तशद्दुद हुए हैं, अगर सनोबर की इज्जत पर हमला हुआ और वो बेटी जलाई गई, गुलनाज को अगर जलाया गया, अगर आप देखेंगे कि बिहार शरीफ में एक बावकार मस्जिद और मदरसे के साथ दुर्गत हुई, 4000 से ज्यादा किताबें वो जलाई गई, मजहबी किताबें जलाई गई। आप देखेंगे कि अभी चाहे जाकिर अंसारी का हो, कुरैशी का हो, अभी मर्डर हुआ है, चाहे मदरसे के मसाइल हो, चाहे उर्दू के मसाइल हो, चाहे दलितों को नौकरी से महरूमी का मसला हो, इन तमाम तर मुद्दों पर जिस मुनसिफाना अंदाज में, जिस जुर्रतमंदाना अंदाज में एमआईएम ने बिहार के मुसलमानों की, दलितों के, मजलूम की जो वकालत की है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी बावकार इदारा इससे नावाकिफ होगा और मजलिस के इन खिदमात का एतराफ न करेगा। अच्छा, मुसलमान क्या चाहते हैं? गठबंधन चाहते हैं या फिर आपकी अपनी पहचान है उस पर ही कायम देखने के चाहते हैं? देखिए, ये सवाल तो अब एक मसला ये है कि आवाम क्या चाहती है। आवाम जो अमन पसंद आवाम है और हिंदुस्तानी मुसलमान है, वो एक इंसाफ पसंद हुकूमत चाहती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई, ये नारा हमारे बुजुर्गों ने लगाया था, और आज भी इस चमन की बेहतरी इसी में है कि रंग बिरंग के जो फूल खिले हैं चमन में, इसको बाकी रहने दिया जाए। ये जो भाजपा के हिंदुत्व के नारे हैं कि हिंदुत्व के अलावा सारे लोगों को खलास कराना चाह रहे हैं, इसके खिलाफ देश की जनता है। अब तक ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने 51% से ज्यादा वो हासिल कर लिया हो। आज मैक्सिमम लोग इनके मुखालिफत में है। ये है कि देश की आवाम मौजूदा वक्त फिरका पर सरकार नहीं चाहती है, पुरअमन सरकार चाहती है, और जो हाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मजहबी आजादी हो। चूंकि इस मुल्क में सेकुलरिज्म का मतलब ऐसा नहीं है कि लोग मजहब से बेजार हो जाए, अपनी अपनी मजहब के जो उसूल और कवायद हैं उस पर जिए और दूसरों की रवादारी करें। ये ऐसा मुल्क चाह रहे हैं। इसी वजह से एमआईएम की पहल यह है कि एक ऐसी हुकूमत बने जिसमें मुसलमानों की वकार को बाकी रखा जाए और दूसरे मज़ाहब का भी ख्याल रखा जाए। आपको लगता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? अरे, इसमें भी कोई शक है? ये तो दिन के सूरज की तरह ये बात सब पर जाहिर है कि हिंदू, मुसलमान, टीका, टोपी, दाढ़ी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान अगर बीजेपी के डिक्शनरी से निकाल दी जाए तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प के मर जाती है, बीजेपी तड़प कर मर जाएगी। उनके सामने में कोई एजेंडा है क्या? तलाक कानून को लाना चाहिए था क्या? औरतों की हालत क्या है उनके बारे में सोचा? मुसलमानों की बेटियों की हालत क्या है? उनकी आमदनी क्या है? इनके बच्चों की तालीम क्या है? इनकी बीमारी का इलाज क्या है? इनके बारे में कभी फिक्र हुई? एनआरसी लेके आए हैं वो, देश के आम शहरियों की बेहतरी के बारे में उनका कोई प्रोग्राम है? अभी वक्फ का काला कानून है वो लेके आए हैं। बाबरी मस्जिद का मसला उनका बड़ा मसला हो गया, मंदिर बनाने के लिए वो चले हैं। दूसरी मस्जिदें ढाई जा रही हैं, बुलडोजर लगाए जा रहे हैं, दाढ़ियां नोची जा रही हैं, टोपियां उछाली जा रही हैं। पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप पूछ रही हैं कि क्या उनका एजेंडा कॉमनल है? ये पूछने की बात है क्या? इस बार जो विधानसभा इलेक्शन है तो आपको क्या लगता है, वक्फ को लेके किसी तरह का दिक्कत होगा भाजपा को या एनडीए को? मैं कहता हूं देश का हर ईमानदार शहरी ये चाहता है
कि इस मुल्क में सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं। यहाँ मंदिर भी आबाद रहे, मस्जिद भी आबाद रहे, गुरुद्वारा में भी भजन हो और कलश में भी पूजा लोग करें। नहीं चाहते कि आपस में तकरार हो। इसलिए इस काले कानून के खिलाफ देश की आवाम है, सिर्फ मुसलमान नहीं है। पार्लियामेंट में इस कानून के खिलाफ वोट डालने वाले मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमान थे। इसलिए इस काले कानून को मौजूए बहस ही नहीं बनाया गया है, आने वाले इलेक्शन का मौजू भी होगा, चूंकि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बना है बल्कि देश के संविधान के आत्मा के विरुद्ध बना है। अच्छा, आप तीसरा मोर्चा बनाकर ही आगे जाएंगे या फिर क्या करना? ना, अभी तो हम वेट एंड वॉच में हैं कि उनके तरफ से कुछ भी बात आ जाए। यही वजह है कि हम लोगों ने कहा है कि हम लोग तहरीरी तौर पर उनको दे देते हैं, उनके फैसले कब आते हैं और देख लेंगे। उसके बाद तो थर्ड मोर्चा तो हमारा पिछले भी ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस हमारा बना हुआ था, कई घटक दलों से हमारी बातचीत चल रही है, हमको उसके बनाने से कौन रोक सकता है। थर्ड फ्रंट की जरूरत भी है, हम लोग देखेंगे। आखिर कब तक इंतजार करेंगे उनका? बहुत ही अनकरीब फैसला हो जाएगा। फिर भी मतलब 1 महीना के करीब जाहिर है इलेक्शन के कुछ दिन बाकी ही रह गए हैं जी, है ना। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।